हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग विद्युत धारा के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और आज हमें क्या पढ़ना है, धारा घनत्व के बारे में। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या होता है इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आपके सामने में एक डिफिनीशन लिखा है और इस डिफिनीशन को हम अच्छे तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो, धारा घनत्व क्या होता है, धारा बटे क्षेत्रफल। तो इसको समझाने के लिए हमें कुछ काम करना होगा। तो मान करके चलो हम क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं। क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं इस प्रकार से, है ना। फिर ये ऐसे होता है, ये हमारा क्या है, पाइप है। इस पाइप में यदि हम क्या करें, पानी की धारा दें, थोड़ी सी समझने वाली बात है। यदि हम इसमें 4 लीटर पानी दे दें तो ये पाइप में आगे जा कर के क्या 3 लीटर हो जाएगी, क्या आगे जा कर के ये 2 लीटर हो जाएगी? नहीं, ये यहाँ पर भी 4 लीटर होगी और यहाँ पर भी 4 लीटर होगी। तो यहाँ से हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारा वायर हो, कोई भी वायर हो या कोई भी कंडक्टर होगा या कोई भी चीज़ होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी करंट देंगे, क्या देंगे, करंट देंगे। ठीक है, मान करके चलिए इसमें हम I करंट दे रहे हैं, है ना। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, I1 मान लेते हैं, यहाँ पे I2 मानते हैं और इसमें I3 मानते हैं। तो जो धारा होगी यानी कि जो करंट होगी वे क्या चेंज होगी, तो आप बताइए जल्दी से इसको। I1 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I3, I1 इज़ लेस देन I2 इज़ लेस देन I3, या I इजकल टू I2 इजकल टू I3 इजकल टू I। तो इस तीनों में से हमारा कौन सा कंडीशन हो सकता है, सोचो पहले कि हमारा ये कंडीशन क्या हो सकता है। तो देखो, जब कोई भी इसमें हम क्या करेंगे कि करंट देंगे, ठीक है, जब हम इसमें क्या करेंगे, धारा देंगे, तो तीनों के तीनों केस में जो हमारा धारा होगा यानी कि जो करंट होगा वे क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हम यदि इसमें 4 लीटर पानी दे रहे हैं तो आगे जा कर के भी वह 4 लीटर ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी हमारा वायर हो या कोई भी कंडक्टर हो, उसमें हम जितना भी करंट देंगे तो उस वायर में वे उतना ही चला जाएगा, वो उसकी तार की मोटाई से या उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं धारा के घनत्व की, धारा के घनत्व की। तो आप लोगों को मालूम है कि जो करंट की धारा होती है ना, उसके अपोजिट में क्या होती है, उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन कहिए या आवेश की धारा होती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि हमारा जो है, ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन या 8 करंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आगे जा कर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दूर दूर फैल जाएगा, है ना, थोड़ा सा दूर दूर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या होगा, वही 8 इलेक्ट्रॉन या जो आवेश होंगे और दूर दूर हो जाएंगे इस प्रकार से, है ना, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अब जो धारा जाएगी क्या होगी, धारा जो जाएगी I, ठीक है, इसमें I1, इसमें हमारा I2 और इसमें हमारा I3, है ना। ये जो धारा इसमें प्रवाह होगी तो इसमें क्या होगा, इस केस में कि जो धारा प्रवाह होगी उसका क्या कर रहा है कि चालक के किसी बिंदु से, यानी कि ये हमारा एक चालक है, इसके किसी भी बिंदु से, इसमें हम कोई बिंदु ले तो इसमें सिर्फ हमारा कितना आवेश आएगा, एक आवेश आएगा। वही बिंदु यहाँ पे ले तो कितना आवेश आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे यदि हम बिंदु ले तो कितना आवेश आएगा, 3 आएगा, है ना। उतना ही बिंदु यदि हम ले रहे हैं तो तीनों केस में हमारा क्या हो रहा है, आवेश की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो कह रहा है कि चालक के किसी बिंदु से, किसी भी चालक के किसी भी बिंदु से, किसी एक बिंदु की बात करते हैं, बिंदु से, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, यानी कि एकांक क्षेत्रफल, एकांक, ये कोई एकांक हिस्सा जो है उस एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, इससे जो लंबवत धारा गुजरेगी I1 I2 I3, ठीक है, कि उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, जो टोटल उसमें धारा होगी उस बिंदु की और उसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो उसकी करंट होगी। यहाँ पे मान के चलो थोड़ी देर के लिए 20 एम्पियर हमारा करंट जा रहा है, ठीक है, 20 एम्पियर करंट जा रहा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, इसकी एरिया की बात करो तो यह हमारा एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एरिया
ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एरिया इससे कम इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इससे भी कम इसका एरिया हो जाएगा। इसको यदि हम J1 कहते हैं, इसको J2 कहते हैं, इसको J3 यदि कहें, तो एरिया किसका ज़्यादा होगा, तो J1 का एरिया कम होगा J2 से, और J2 का एरिया कम होगा किससे, J3 से, है ना। J1 का एरिया कम होगा J2 से, और J2 का एरिया कम होगा J3 से। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कोई जो आवेश कोई जो हमारा करंट जाता है किसी बिंदु से, तो वे कितने एकांक क्षेत्रफल में जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। वे हमारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। तो अब बच्चों ये बात बताओ, ये तो J1 J2 J3 की बात हो गई। तो अब एक बात बताओ कि धारा घनत्व किस में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी या इसमें ज़्यादा होगी या इसमें ज़्यादा होगी। तो मैंने तो आपको ये मैं एरिया के बारे में बता रहा था। पहला का एरिया छोटा होगा दूसरे के एरिया से, और दूसरे का एरिया छोटा होगा इसके एरिया से। तो धारा की जो घनत्व होगी वे कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो देखो J = I/A है। तो इसमें यदि हमारा एरिया बढ़ेगा तो उसका जो घनत्व है वे क्या होगा, धारा घनत्व क्या होगा, कम होगा, है ना। तो हमारा सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, A1 का है। तो धारा घनत्व सबसे कम एरिया किसका है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम किसका है, A1 का है। तो धारा यानी घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा, J1 का, उसके बाद J2 का, उसके बाद J3 का। तो सबसे ज़्यादा जो धारा घनत्व होगी, जो सबसे क्या होगी, जिसका एरिया सबसे कम होगा उसमें ज़्यादा धारा घनत्व, उसका घनत्व जो होगा वे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चालक के किसी बिंदु से, कोई मान के चलो एक चालक का बिंदु है, उस बिंदु से एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, इसके एकांक क्षेत्रफल, एकांक की बात कर रहा हूँ मैं, एक बिंदु की बात कर रहा हूँ, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा, यानी कि इससे एकांक क्षेत्रफल से जो लंबवत धारा गुजर रही है उसी को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो इसके लंबवत गुजर रही है कोई, यहाँ पे कोई जो है एक पॉइंट के लंबवत गुजरेगी, इस तरह से, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। और धारा घनत्व में हमने बताया कि तीनों केस में आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए या घट जाए उससे धारा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, धारा घनत्व हमेशा हमारा क्या होता है, सेम होता है। दूसरी बात मैंने बताया कि इसमें देखो इस फिगर में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सभी का अलग अलग है, पहले का सबसे ज़्यादा है, दूसरे का उससे कम है, तीसरे का उससे कम है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा उसका जो है धारा घनत्व उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलो आगे पॉइंट को और देखते हैं, आगे पॉइंट को और समझते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो आपका विद्युत क्षेत्र गुजरता है किसी सतह से हो करके, ठीक है। आप याद करो उस दिन के क्लास को, जब मैंने बताया था कि जब हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, तो जब सतह हमारा कुछ इस प्रकार से हो, ये आपका क्या है, 2D सतह है, इस सतह को यदि हम बनाएंगे तो ये होगा, है ना, इस प्रकार से मान करके चलो कोई सतह इस प्रकार से यदि हो, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वह किस तरह से गुजरेगी, लंबवत गुजरेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से गुजरेगी, लंबवत गुजरेगी, इस प्रकार से। और वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे ये भी बताया था कि उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो क्षेत्रफल सदिश होगा तो उसके क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इसके ये लंबवत होंगे, इसको यदि हम इस प्रकार से रख दें तो क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से लंबवत होगा। तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा इसके क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसको क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक है, लंबवत होता है। इसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश को हम क्या लिखते थे, वहाँ पे याद करो ऐसे लिखते थे, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा हमारा क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो इसको हम एस वेक्टर कह सकते हैं और इसको हम ए वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है ना। एक को हम एस वेक्टर कह सकते हैं और एक को ए वेक्टर कह सकते हैं। सॉरी, ये क्षेत्रफल सदिश को आप ए वेक्टर लिख लो। और ये जो जा रही है ये हमारी अब थोड़ी सी कहानी चेंज है। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, धारा घनत्व की, यानी कि करंट की। तो ये हमारी क्या जा रही है, करंट जा रही है ना, ये हमारी क्या जा रही है, करंट जा रही है।
तो करंट जो जाएगी और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, उस सतह के लंबवत होगा, और जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा और करंट का जो डायरेक्शन होगा दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। और एंगल कितना बना रहा है, ये दोनों एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। आपस में एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश और करंट के बीच का जो एंगल होगा वे हमारा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो जे बराबर क्या होता है, आई ए होता है, धारा घनत्व। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जे एक क्या है, सदिश राशि है। जे क्या है, एक सदिश राशि है ना। जे हमारा क्या है, एक सदिश राशि। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमने जे निकाला, धारा घनत्व निकाला, तो जो धारा घनत्व होता है वह एक क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, और इसकी जो दिशा होती है यह धारा की दिशा की ओर होती है। ठीक है, जे की जो दिशा होगी उस दिशा की ओर होगी जिधर जो धारा प्रवाह होगी। ठीक है, अब देखो हम इसकी जे की जो है यूनिट की बात करते हैं, तो जे का यूनिट क्या हो जाएगा, तो जे बराबर आई बटे क्या होता है, ए होता है। और आप जानते हो कि आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर हमारा यानी कि करंट का क्या होता है, एसआई यूनिट। हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखो आई का क्या होता है, एम्पियर होता है ना, एम्पियर। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सभी को पता है। तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो इसको कह सकते हैं ए बटे एम स्क्वायर। ठीक है, ए बटे एम स्क्वायर हमारा क्या होता है, इस धारा घनत्व का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो ये तो केस तब की है जब हमारा क्या हो रहा है कि जो क्षेत्रफल सदिश है, जो क्षेत्रफल सदिश है वे धारा के दिशा में है। जब ठीक है, ये हमारा क्या है, धारा के लंबवत है। यदि लंबवत ना हो, ठीक है, जब ए, ठीक है, जब ए धारा आई के लंबवत नहीं हो, तो ये केस कब हो सकता है बच्चों, तो जब ए जो हमारा है, ठीक है, जो ए है वे धारा ए आई के लंबवत नहीं होगा। तो वे केस कब बन सकता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो सरफेस है, ठीक है, ये हमारा जो सरफेस है, अब ये कुछ इस प्रकार से हो जाए, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाए। तो इसका फिगर देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अब देखो जो धारा गुजरेगी और इसका जो लंबवत होगा, इस पे जब हम लंबवत डालें, क्षेत्रफल सदिश डालें, तो किस तरह से होगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। लंबवत डालते हैं तो क्षेत्रफल सदिश यानी कि ए हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और जो हमारी धारा जा रही है इस प्रकार से जा रही है ना, इस प्रकार से जा रही है। अब देखो बच्चों, ये हमारा जो धारा जा रही है तो इसकी और इसके बीच की, ठीक है, इसके और इसके बीच की हमारी कुछ एंगल बन रही है ना। हमारा क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है ए के बीच में और आई के बीच में, हमारा कुछ क्या बन रहा है, आई के बीच में एंगल बन रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, थीटा। ये केस कब होगा, तो ये केस तब होगा जब ए धारा आई के लंबवत ना हो। ये ए जो है हमारा, ये धारा आई के लंबवत ना हो, तो इस दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल थीटा कोण बनेगा। तो इस थीटा कोण को हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, इस थीटा कोण को हम किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा धारा आई तथा ए वेक्टर यानी कि सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण क्या है, बीच का कोण है। तो अब देखो एक बात, मैंने वेक्टर के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा झलक दिया था, यहाँ भी दे रहा हूँ कि यदि हमारा कोई वेक्टर हो इस प्रकार से, ठीक है, और आपका कोई इस पे दिया गया हो, मान करके चलो ये ए दिया गया है, ए दिया गया है, अब हमें इसके कंपोनेंट को लिखना है। तो कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि एंगल थीटा किसके बीच में बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब यदि देखो एंगल थीटा इसके बीच में बनेगा, तो इसके और इसके बीच में ये हमारा कौन है, ए है, तो हम ए लिखेंगे, और थीटा इधर बन रहा है नीचे की ओर, तो इसे हम लिखेंगे ए कॉस थीटा,
और जिधर थीटा नहीं बन रहा है तो उसे हम लिखेंगे ए साइन थीटा। यदि फिगर हमारा ऐसा हो जाए, ठीक है, इस तरह से, और थीटा यदि हमारा कहाँ बने, ऊपर बने, तब हम क्या लिखेंगे, तो ए हमारा है तो यहाँ लिखेंगे ए साइन थीटा, और जिधर एंगल बनता है उसको हम क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, आई और ए वेक्टर के बीच में, आई और ए वेक्टर के बीच में क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। तो हम जे इजकल टू क्या लिख सकते हैं, तो जे इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग भी, ठीक है। तो आई बाय, ठीक है, ए कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, आई बाय ए कॉस थीटा लिखेंगे। वेक्टर से आई जे बराबर क्या लिखेंगे, आई, और ये जो हमारा है जो थीटा बन रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे ए कॉस थीटा लिखेंगे। तो इस प्रकार से आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताओ, आई बराबर क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, है, जे ए कॉस थीटा हो जाएगा। आई बराबर जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। तो ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्षेत्रफल, धारा की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक, ठीक है, ये जो है क्षेत्रफल सदिश का ये घटक है उसको हम लिखे हैं। तो यहाँ से आई बराबर जे ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आई बराबर हमारा जे ए कॉस थीटा हो गया। तो वेक्टर में मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए बी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर होता है, ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ये भी बात मैंने बताया था। तो यहाँ से यदि हमारा जे ए कॉस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आई बराबर यहाँ पे देखो ए बी कॉस थीटा यदि होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं। उसी प्रकार से यदि आई बराबर जे ए कॉस थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या लिखेंगे, या ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर, इसको हम वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। फाइनली आई वेक्टर, आई बराबर हमारा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट, ठीक है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो, यहीं से लिख दो, जे वेक्टर बाद में कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो हम लिखेंगे जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, क्या लिखेंगे, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसमें आपको सारा चीज़ मालूम है कि ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है, ये हमारा धारा घनत्व है, और ये हमारा क्या है, धारा है। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ऊपर वाले फिगर में आप देख सकते हो कि इसका यदि बोला जाए घटक लिखने के लिए तो इसका घटक क्या हो जाएगा, तो इसका घटक जो है इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा हमारा, जे बराबर क्या है, ए आई ए है, तो इसके यदि घटक को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस, एंगल कितना बन रहा है, क्षेत्रफल सदिश और आई के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, आई बटे ए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से जे बराबर, जे वेक्टर बराबर, वेक्टर के फॉर्म में हम कर रहे हैं तो जे वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई बाय ए वेक्टर, ठीक है, आई बाय ए वेक्टर होगा ये, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसको हम वेक्टर के फॉर्म में तोड़ रहे हैं तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, जे वेक्टर बराबर आई बटा ए वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है, और इसका यूज हम आगे न्यूमेरिकल में या कहीं कहीं पे करेंगे, तो इसको अच्छे से आप लिख लो। और उसके बाद एक बार मैं फिर समझा देता हूँ इस टर्म को। तो चलो मैं समझा रहा हूँ फिर से। देखो, सबसे पहले मैंने धारा घनत्व के बारे में बताया कि धारा घनत्व क्या होता है। तो धारा घनत्व जो होता है हमारा, कि कोई हमारा जो हमारा विद्युत धारा होता है वह जो है एकांक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो लंबवत होता है उसको हम क्या कहते थे, धारा घनत्व कहते थे। यानी कि टोटल क्षेत्रफल में कितनी धारा गुजर रही है, कितनी धारा होगी, उसको हम लोग क्या कहते थे, धारा घनत्व कहते थे। वहाँ से फिर मैंने बताया कि धारा जो है जो गुजरेगी किसी सतह पर से, तो दो तरीके से, एक हमारा क्या होगा, एक तो होगा कि वह लंबवत जो है पूरा का पूरा सतह से गुजरे, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि
आपका जो क्षेत्रफल सदिश है और धारा ए है वे दोनों एक दूसरे के लंबवत न हो, और एक बात दोनों एक दूसरे का क्या होता है, लंबवत होता है। तो उससे पहले एक बात, जे हमारा क्या होता है, एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। जे जो होती है वे एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। और ऐसा यूनिट मैंने बताया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ए मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये बताया, इस फिगर में मैंने ये बताया, जब हमारा धारा आई और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, पैरेलल हो, तो वहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। और उसको हम लिख सकते हैं जे वेक्टर बराबर आई बटा ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमारा इसको जब हम कंपोनेंट के रूप में तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बटा ए कॉस 0 डिग्री। क्यों? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 का 1 होता है, तो यहाँ पर से आई बटा ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने बताया कि जब ए धारा आई के लंबवत ना हो, जब धारा ए आई के लंबवत ना हो तब क्या होगा, ए बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से हमने आपको ये बात बताया कि जो धारा जा रही है और जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, किसी भी सतह के लंबवत होता है। तो ये लंबवत था, तो इस दोनों के बीच में एंगल थीटा बना। तो इस थीटा को निकालने के लिए हमने कंपोनेंट का जो 11th क्लास का जो आपका वेक्टर है उसको हमने कंपोनेंट तोड़ा। कंपोनेंट तोड़ने के बाद हमने ये बताया कि जे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई बटा ए कॉस थीटा होगा। और ये ए कॉस थीटा क्या है, धारा की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक, ठीक है। धारा की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का क्या है, घटक है। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, जे और ए, यानी कि आई बराबर जे ए कॉस थीटा, तो आई बराबर जे ए कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि ए बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दोनों क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ेंगे अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो सबसे पहले बच्चों अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में हम क्या निकालेंगे, घनत्व, ये संबंध निकालेंगे। और हमें मालूम है कि अपवहन वेग में मैंने बताया था कि आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर हमने वहाँ पे बताया था एन ई ए भी डी होता है, एन ए, ठीक है, क्या बताया था, एन ए ई भी डी या एन ई ए भी डी होता है, ठीक है। यहाँ से अब हम विद्युत ये धारा घनत्व की बात करते हैं, तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, जे बराबर हमारा क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया है, ठीक है। तो ये हमारा होता है आई बटे ए, आई बटा ए। तो चलो यहाँ से यदि हम इस ए वाले पार्ट को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, आई बटे ए इजकल टू एन ई भी डी। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं। तो जे बराबर एन ई भी डी, ठीक है। तो ये संबंध हो गया किसके किसके बीच का, धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व और किसके बीच का, धारा घनत्व और अपवहन वेग के बीच का, ठीक है, अपवहन वेग के बीच का ये संबंध है। तो सीधी सी बात है कि हम जानते थे अपवहन वेग में हमने निकाला था आई बराबर एन ई ए बी डी, और यहाँ से हम जानते हैं हमें संबंध किसके किसके बीच में निकालना है, तो अपवहन वेग तथा धारा घनत्व के बीच में। तो जे बराबर आई बटा ए करेंगे, तो इसके लिए हम ए को यदि इधर लेके आते हैं तो इधर एन ई भी डी बच जाता है, तो इसको हम जे बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, जे बोलेंगे। तो जे इजकल टू एन ई भी डी, तो इसे हम अपवहन वेग कहेंगे और इसको हम धारा घनत्व कहेंगे। तो यही संबंध हमारा होगा अपवहन वेग तथा धारा घनत्व के बीच में। चलिए और देखते हैं, ये सब देखिए छोटा छोटा फॉर्मूला है जो आपको क्या होगा, यूज होगा, ठीक है ना। ये छोटा छोटा फॉर्मूला है जो आपको यूज होगा, इसको ध्यान रखना है। तो बच्चों गतिशीलता की बात करते हैं, और सबसे पहले हम गतिशीलता की बात करते हैं, यानी कि मोबिलिटी की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये गतिशीलता, मोबिलिटी क्या होता है, तो अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की अनुपात को, अपवहन वेग क्या होता है, तो अपवहन वेग भी डी होता है, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, ई होता है। इस दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि म्यू कहते हैं, ठीक है। तो आपको तो ये भी मालूम है और ये भी मालूम है विद्युत क्षेत्र क्या होता है और हमारा अपवहन वेग क्या होता है। तो यहाँ से अपवहन वेग बराबर ई, ठीक है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टॉ बटे एम, ये चीज़ को मैंने पहले भी बताया है। अब जो है बी डी बराबर क्या होगा, ई, सेम वही चीज़ है। अब देखिए ये वाला जो ई हमारा है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ ई बाई ई से डिवाइड किया। देखो यहाँ पे जैसे वी बाय डी है, तो हमने क्या किया, इधर ई से डिवाइड किया। उसी प्रकार से ये हमारा ई
टॉ बटे में क्या है, m है, तो इधर हमने e से डिवाइड किया तो इधर भी हम e से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो e से ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने किया तो हमारा वी डी बटे ई इजकल टू ई इंटू टाउ बटे एम हो गया, और ये फाइनली हमारा किसके बराबर है, म्यू के बराबर। तो म्यू बराबर हम क्या कहेंगे, ई इंटू टाउ बटे एम, ठीक है, ई इंटू टाउ बटे एम। तो ये चीज़ तो आपका हो गया गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं विभवांतर तथा अपवन वेग, ठीक है। अब विभवांतर तथा अपवहन वेग, अपवहन वेग में संबंध। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा इसको समझो, ये जो होता है क्या अपवहन वेग क्या होता है, माइनस ई इंटू ई टॉ बटे एम, ठीक है। अब जो है विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बराबर क्या होता है, तो विभवांतर बराबर मैंने बताया था क्या होता है, विभवांतर में मतलब दूरी होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे दूरी होता है। तो ये हम विभवांतर यानी कि माइनस भी और क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा माइनस भी क्या है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसको रखेंगे, और उसके बाद दूरी कितना हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान के चल रहे हैं, एल मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम एल मान के रख दे इस वाले इक्वेशन में, इस वैल्यू को यदि पुट कर दे, ठीक है, इस वैल्यू को जो है जब हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनली क्या निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा। तो यही हमारा क्या है, विभवांतर तथा अपवहन वेग में संबंध है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटे दूरी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता रखा है, तो उन्हीं का यहाँ पे हमने यूज किया और इस दोनों के बीच का हमने संबंध निकाल लिया। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। जनरली जो आज का क्लास है ये आपका जो है कह सकते हैं कि फॉर्मूला वाला क्लास था, ठीक है। आपको सारे फार्मूला को अच्छे से समझ करके याद रखनी है और सारी बातों को याद रखनी है ताकि न्यूमेरिकल आसानी से इस चैप्टर का आपका बन जाए। तो अगले वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट को लेकर के मिलेंगे। तब तक आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।